नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने विकास की दिशा या क्रमबद्धता का सिद्धांत पढ़ लिया था, जिसमें हमने जाना था कि विकास का क्रम सिर से पैर की ओर और अंदर से बाहर की ओर होता है। मतलब विकास की दिशा है वो दो स्थितियों में होती है, एक तो सिर से पैर की ओर और अंदर से बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों, सिर से पैर की ओर का क्रम का मतलब क्या है कि विकास है वो सबसे पहले सिर की जो मांसपेशियां हैं उनका विकास होता है, और उसके बाद में जो सिर के नज़दीक वाले हिस्से हैं उनमें विकास होता रहता है, धीरे धीरे उनमें भी विकास हो जाता है। और दूसरी स्थिति है अंदर से बाहर की ओर, यानी कि केंद्र से और बाहर की ओर विकास होना। इसमें क्या होता है कि बालक है उसके धड़ का विकास है वो पहले होता है, और उसके पश्चात धड़ के दो नज़दीकी हिस्से हैं, जैसे कंधे हैं, कमर है, हाथ पैर है, इनका जो विकास है वो उसके बाद होता है। और अंत में जो शरीर के जो अंतिम जो बिंदु हैं, अंतिम हिस्से हैं, जैसे उंगलियां हैं, पैर की अंगुलियां, पंजे हैं, उनका विकास अंत में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहला सिद्धांत पढ़ लिया था, विकास की दिशा या क्रमबद्धता का सिद्धांत, और आज हम पढ़ने वाले हैं इनके आगे के सिद्धांतों को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये भारत में होने वाली सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं, जैसे रीट, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, इन सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक समान रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उनका पैटर्न भी क्या है, एक समान ही है, तो इसलिए इनको समान रूप से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका दूसरा सिद्धांत है, पहला तो हमने पढ़ लिया था, दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, इसमें क्या है, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। मतलब कि सभी बालक क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। तो उनमें विकास भी क्या है, अलग अलग क्या है, उनकी गति होती है, उनका क्रम भी अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, और उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, उसी के अनुसार उनमें विकास अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई बच्चा है वो पहले पैदल चलना सीख जाता है, और कोई बच्चा है वो कुछ ज़्यादा टाइम लगाकर और पैदल चलना सीखता है। इस तरह से उनमें अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है। तो पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि सभी बच्चों में विकास का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। सभी में क्या होता है, एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। उदाहरण के लिए क्रियात्मक विकास के अंतर्गत सभी बच्चे पहले करवट लेना, बैठना, घुटनों के बल चलना और चलना, दौड़ना, पढ़ना, चढ़ना आदि क्रमशः सीखते हैं। ठीक है, फिर प्रत्येक बालक बालिकाओं का विकास है वो इन अवस्थाओं से गुजरता है। बच्चे भिन्न भिन्न उम्रों में ये क्षमताएं प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए एक बालिका 9 महीने में चलना आरंभ करती है, तो दूसरी 13 महीने में चलना आरंभ करती है। मतलब कि उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं उनमें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, विकास की गति है उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि विकास का क्रम तो निश्चित होता है, परंतु विकास की गति है वो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं इनमें देखने को मिलती है।
इसलिए विकास के एक विशेष चरण तक पहुंचने या एक विशेष क्षमता प्राप्त करने की उम्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। विकास में इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कुछ बच्चों को 3 वर्ष की उम्र में ही रंगों की पहचान हो जाती है और उनके नाम सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे हैं वो 5 वर्ष की उम्र में यह सीख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, कि कई बच्चे तो हैं वो क्या है, वो पहले रंगों को पहचानने लगते हैं, और कुछ बच्चे क्या है, कुछ तो मतलब 3 वर्ष की उम्र में ही ऐसा मतलब ऐसी क्षमता हासिल कर लेते हैं, और कुछ बच्चे हैं वो 5 वर्ष के जब 5 वर्ष के होते हैं तब तक मतलब इस प्रकार के रंगों को पहचानना, उनके नाम याद करना ये सीख पाते हैं। ठीक है, संभवतः एक लड़की का मासिक धर्म 10 वर्ष की उम्र में आरंभ हो जाता है, और दूसरी तरफ कोई लड़की है उसका मासिक धर्म है वो 13 वर्ष की आयु में होता है। तो ये भी क्या है, विकास में क्या है, भिन्नताएं देखने को मिलती है, इस प्रकार की भी भिन्नता होती है। ऐसा भी संभव है कि एक लड़के की वृद्धि तीव्र हो। ठीक है, कि एक लड़के की वृद्धि तीव्र हो सकती है और वह 12 वर्ष की उम्र तक अपनी पूरी लंबाई प्राप्त कर लेता है, पूरी लंबाई तक पहुंच जाता है, जबकि एक अन्य बच्चा होता है वो क्या है, उसकी गति क्या होती है, धीमी होती है, और वह 16 वर्ष की उम्र तक उसकी अपनी लंबाई प्राप्त कर पाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, भिन्नताएं होती है इस प्रकार की। तो आगे चलते हैं, विकास की गति में लिंग संबंधी भिन्नताएं। तो लिंग संबंधी भिन्नताएं कैसी होती हैं वो देखते हैं। लड़कों और लड़कियों के विकास की गति में भिन्नताएं होती है। जन्म पूर्व में लड़के की तुलना में लड़की के कंकाल तंत्र में अधिक तेज़ी से वृद्धि होती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसके कंकाल तंत्र है उसमें लड़कों और लड़कियों में भी क्या है, उनके विकास में अंतर पाया जाता है। जैसे जन्म से पूर्व लड़के की तुलना में लड़की के जो कंकाल तंत्र हैं उनमें तेज़ी से वृद्धि होती है। इसी कारण जन्म के समय बालिकाओं का कंकाल तंत्र बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। ठीक है दोस्तों, जन्म के समय क्या होता है, बालिकाओं का कंकाल तंत्र है वो बालिकाओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, और उसके बाद में लड़कियों में यौवनारंभ लड़कों से लगभग 2 वर्ष पहले ही आरंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है वो क्या है, वो लड़कियों में बहुत ही शीघ्रता से हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, यौवनारंभ है वो दो वर्ष पहले ही, लड़कों से 2 वर्ष पहले ही मतलब इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आनुवंशिक प्रभाव तथा परिवेश संबंधी परिस्थितियों के कारण विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। तो ये भिन्नताएं क्यों पाई जाती है, इनका भी कारण होता है। इनका सीधा कारण आनुवंशिक प्रभाव और परिवेश संबंधी जो परिस्थितियां होती है उनको माना जाता है। ठीक है, इसीलिए ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि शिक्षक प्रशिक्षण उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह की उनमें आवश्यकताएं होती है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, उसी के अनुसार उनको शिक्षण और प्रशिक्षण करवाना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, और शिक्षण प्रशिक्षण उनको करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला सिद्धांत देखते हैं, विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत। विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत, इसमें क्या है, विकास विभेदीकरण और एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए, अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होती है जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। यह युग्मनज फिर बहुत तीव्र गति से कोशिकाओं में बढ़ता है, और यह सभी कोशिकाएं एक प्रकार की होती है। फिर ये कोशिकाएं भिन्न भिन्न विशेषताएं प्राप्त करके भिन्न भिन्न ऊतक बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
जब जब अंडाणु से शुक्राणु का निषेचन होता है तो कोशिकाएं क्या होती है, एक ही कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, एक ही कोशिका होती है और उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे ये कोशिकाएं बढ़ने लगती है और उनमें भिन्न भिन्न विशेषताएं और भिन्न भिन्न ऊतक बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से क्या है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। फिर जैसे इंद्रियां, हड्डियां, रक्त आदि ये क्या है, भिन्न भिन्न इसमें ऊतक बन जाते हैं और इंद्रियों और हड्डियों इनका निर्माण हो जाता है। प्रत्येक ऊतक का एक विशेष कार्य होता है। ये विभिन्न ऊतक बाद में एक दूसरे के साथ समन्वय से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जैसे जटिल तंत्र बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है, जब युग्मनज की एक ही प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों जैसे स्नायु, हड्डियों में परिवर्तित होती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है कि जब युग्मनज की एक ही प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों जैसे स्नायु या हड्डियों में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण का अर्थ है कि विकास सरल से जटिल और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विकास की गति क्या होती है। ऑप्शन में दे दिया जाए सरल से जटिल की ओर और या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपको उल्टे सुल्टे करके दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है विकास क्या होता है, सरल से जटिल की ओर होता है या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विभिन्न ऊतकों के समन्वय से एक तंत्र बनने की प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। जब विभिन्न ऊतक होते हैं और वो एक तंत्र बन जाता है, विभिन्न ऊतकों से मिलने से एक तंत्र बन जाता है, एक ढांचा बन जाता है शरीर का, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। एकीकरण का अर्थ शरीर के विभिन्न भागों के समन्वय से होता है। ठीक है दोस्तों, जिससे एक जटिल संरचना बनती है। इसका तात्पर्य विभिन्न व्यवहार स्वरूपों, बिहेवियर पैटर्न्स में समन्वय से भी होता है। इसके कारण व्यवहार में और जटिलता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या है, विभिन्न ऊतक हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, जिससे क्या है, व्यवहार में और भी जटिलता आ जाती है और सभी अंग है वो अपने अंग में अलग अलग कार्य करने लगते हैं। विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत विकास के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जो विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत है वो सभी क्षेत्रों में, विकास के सभी क्षेत्रों में हमें देखने को मिल सकता है। संज्ञानात्मक विकास भी विभेदीकरण और एकीकरण से होकर गुजरता है। आगे देखते हैं निर्णायक अवधि का सिद्धांत। बालिका के जीवन में कुछ ऐसे समय होते हैं जो उसके विकास और ज्ञान के लिए निर्णायक होते हैं। इन अवधियों में यदि बालिका के अनुभव अनुकूल हों तो उसके विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और अगर प्रतिकूल अनुभव हों तो विकास में बाधक हो सकते हैं। कभी कभी तो प्रतिकूल अनुभवों से हुई हानि को सुधारा भी नहीं जा सकता है। वे अवधियां जब बालिका अपने परिवेश की परिस्थितियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है, निर्णायक अवधियों या संवेदनशील अवधियां कहलाती है। ठीक है दोस्तों, निर्णायक या संवेदनशील अवधि जीवन की वह अवधि है जब परिवेशी परिस्थितियां बालिका के विकास पर अधिकतम प्रभाव डालती है। विशिष्ट अनुभव अन्य अवधियों की अपेक्षा इस अवधि में बालिका के विकास को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यह अवधियां विकास के लिए निर्णायक होती है क्योंकि इसके दौरान बालिका विशेष कौशल सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार होती है। उदाहरणतः बालिका बोलना तब प्रारंभ कर पाती है जब उसका स्वर तंत्रों
होठ और जीभ पर नियंत्रण हो पाता है और उसका मस्तिष्क इस कार्य के लिए विकसित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब बच्चा होता है वो क्या होता है, वो बोलना तब प्रारंभ करता है जब उसका अपने स्वर तंत्रों और होठों और जीभ पर नियंत्रण हो जाता है, उस पर कंट्रोल हो जाता है, तभी वो बोलने की क्षमता प्राप्त कर पाते हैं और उनका मस्तिष्क इसके लिए कार्य करने के लिए विकसित हो जाता है। अर्थात बोलने के लिए बालिका का जैविक रूप से तैयार होना आवश्यक है। जैविक रूप से तैयार होना ही परिपक्वता कहलाता है। तथापि परिपक्व होने के अतिरिक्त बोल सकने के लिए बालिका को भाषा सुनने के अवसर भी आवश्यक रूप से मिलने चाहिए। यदि यह अवसर उसे उपलब्ध नहीं होते हैं तो वह परिपक्व होने के बावजूद भी बोल नहीं पाएगी। यह तथ्य बधिरों संबंधी अध्ययन से स्पष्ट होता है। जो बच्चा भाषा सुन नहीं सकता है वह बोल भी नहीं पाएगा। सामान्यतः बच्चों में ध्वनियों में भेद कर पाने की तत्परता होती है और इसलिए वे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बोलना सीखते हैं। इस प्रकार जीवन के प्रथम कुछ वर्ष भाषा अर्जन करने के लिए निर्णायक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया गया है, इसमें मेन चीज़ क्या बताई गई है कि अगर बालक को ऐसा वातावरण मिल जाए कि जिसमें उसको बोलने के लिए भाषा उपलब्ध हो, तभी वो अच्छे तरीके से बोल पाता है। और अगर उसे ऐसा वातावरण ही नहीं मिले जिसमें कुछ बोलने का कोई स्रोत नहीं मिले उनको, तो उनका क्या है, जब वो परिपक्व हो जाता है उसके बाद भी वह बोल नहीं पाएगा। ऐसा इसमें सीधा सीधा बात कही गई है। आगे देखते हैं। प्रसव पूर्व विकास में भी निर्णायक अवधियां होती है। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह शरीर के अधिकांश तंत्रों के लिए निर्णायक होते हैं। इन 3 महीनों के दौरान हानिकारक परिवेशी कारकों के कारण विकास संबंधी प्रमुख विकार हो सकते हैं। बाद के महीनों में गर्भ परिवेशी प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील होता है। अगला सिद्धांत देखते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होकर और अनवरत रूप से जीवन पर्यंत चलती है। विकास की प्रत्येक अगली अवस्था और अपनी पूर्व अवस्था पर आधारित होती है और इसका दृढ़ प्रभाव विकास की प्रत्येक अगली अवस्था पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि विकास है वो क्या है, एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होकर और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। और प्रत्येक अवस्था है वो पहली अवस्था है वो अगली अगली अवस्था को निर्धारित करती है और पहली अवस्था वो क्या है, अगली अवस्था से उस पर आधारित होती है तथा इसका दृढ़ प्रभाव क्या है, अगली अवस्था पर पड़ता है। किसी भी प्रकार का विकास या व्यवहार पहले हुए विकास पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगली अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो पहली अवस्था पर ही निर्भर करते हैं। उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं वो पहली अवस्था पर निर्भर करते हैं। भविष्य में बच्चे की सफलता उसे प्रारंभिक वर्षों में हुए विकास पर निर्भर होती है। आगे देखते हैं समरूपता का सिद्धांत। एक जाति विशेष के सभी सदस्यों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के होते हुए भी विकास का प्राय एक जैसा क्रम पाया जाता है। जैसे विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, समरूपता का सिद्धांत क्या है कि एक जाति विशेष में सभी सदस्यों में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के होते हुए भी उनमें एक जैसा ही क्रम पाया जाता है। क्रम तो क्या है, सभी बालकों में एक जैसा ही होता है, लेकिन उनकी गति अलग अलग हो सकती है।
अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया एकीकृत रूप से चलती है। शरीर का कोई भी अंग अन्य अंगों से पृथक होकर अपना विकास नहीं करता है। यह अवश्य है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ अंगों का विकास अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से होता है। जैसे किशोरावस्था में कामेंद्रियों का विकास अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से होता है, किंतु अन्य शारीरिक जो अवयव हैं, अंग हैं, उनका विकास समान रहता है। आगे देखते हैं वर्तुलाकार विकास। किसी भी प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता है। प्राणी केवल लंबाई ही प्राप्त नहीं करता है, वह अपने चारों ओर भी फैलता है। इतना ही नहीं, वह रुक रुक कर अपने विकास का दृढ़ीकरण भी करता चलता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि बालक है वो केवल लंबा ही नहीं होता है, केवल उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, उसकी चौड़ाई और सभी अंगों में वृद्धि होती है और उसका जो वृद्धि का जो क्रम है वो रुक रुक कर और धीरे धीरे क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है और उसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण करती है। मतलब कि बालक में क्या है, सबसे पहले जो सामान्य प्रतिक्रिया होती है, जो सूक्ष्म प्रतिक्रिया होती है वह होती है और उसके बाद में वह विशिष्ट रूप धारण करता है। विशिष्ट प्रक्रियाएं वो उसके बाद होती है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए शरीर के सभी अंगों को प्रयोग में लाता है, किंतु बाद में वह उस वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंग का प्रयोग करता है। प्रारंभ में वह सभी स्त्रियों को माँ समझता है और बाद में वह अपनी माँ को ही माँ कहने लगता है। प्रारंभ में वह विभिन्न जानवरों एवं खाने की वस्तुओं के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करता है और धीरे धीरे उसे शब्द ज्ञान में वृद्धि होने पर वह विशेष वस्तु के लिए विशेष शब्द का प्रयोग करता है। इस प्रकार उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार सामान्य क्रियाएं क्या है, धीरे धीरे विशिष्ट अनुक्रियाओं में बदल जाती है। अगला सिद्धांत देखते हैं परस्पर संबंधता का सिद्धांत। इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है उसी अनुपात में अन्य गुण भी विकसित होंगे। जैसे तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ ही शारीरिक विकास एवं सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत मंद बुद्धि बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी धीमी गति से ही होता है, मंद गति से ही होता है। अगला है वंशक्रम एवं पर्यावरण की उपज का सिद्धांत। अभिवृद्धि एवं विकास दोनों ही वंशक्रम एवं पर्यावरण की उपज है। इसमें से किसी भी एक के महत्व को न तो ज़्यादा और न ही कम माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कि विकास अभिवृद्धि एवं विकास में क्या है, पर्यावरण और वंशक्रम है, वंशानुक्रम है, वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है और इसको न तो ज़्यादा माना जाना चाहिए और न ही कम माना जाता है। अब देखते हैं विकास के सिद्धांतों के अध्ययन का महत्व है। विभिन्न आयु वर्गों के विकास के पैटर्न का ज्ञान हमें यह जानने में मदद करता है कि बच्चे से क्या अपेक्षा की जाए और कब अपेक्षा की जाए। जैसे आप जानते हैं कि तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को
बीजगणित पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं होगा। बीजगणित की जटिल संकल्पनाएं समझना बच्चे के लिए संभव नहीं है। एक विशेष आयु वर्ग के बच्चों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, यह जानकारी मानक निर्धारित करने अर्थात मापनी बनाने में सहायक सिद्ध होती है। मापनी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे ऊंचाई या वज़न मापनी, उम्र के अनुसार वज़न मापनी, मानसिक आयु मापनी और सामाजिक संवेगात्मक मापनी। सभी सामान्य बच्चों में विकास का स्वरूप लगभग समान होता है, इसलिए ये मापनियाँ हमें प्रत्येक बच्चे की उसके विशेष आयु वर्ग के मानकों के अनुसार जांच करने में सहायता करती है। यदि वृद्धि या विकास में किसी तरह की अनियमितता दिखाई पड़े तो इसे यह संकेत मिलता है कि बच्चों का डॉक्टरी परीक्षण करवाया जाना आवश्यक है। विकास के स्वरूप की जानकारी का तीसरा लाभ यह है कि इससे अभिभावकों व शिक्षकों को बच्चों की एक अवस्था पार कर दूसरी अवस्था में प्रवेश करते समय उचित मार्गदर्शन करने में सहायता मिलती है। जब बच्चों में अपने आसपास की बातें सीखने की इच्छा प्रबल होती है तो अभिभावक व शिक्षक उन्हें अधिक अवसर देकर उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जैसे उनके प्रश्नों के उत्तर देकर और उन्हें उपयुक्त पुस्तकें प्रदान कर अथवा ऐसे अन्य अनेक अवसर प्रदान करके उन्हें क्या करते हैं, उनकी जिज्ञासाएं उनको शांत करते हैं। सामान्य विकास के स्वरूप को समझ लेने से अभिभावक व शिक्षक समय से पूर्व ही बच्चों के शरीर, रुचि एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के लिए उन्हें तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय में प्रवेश लेने पर उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी, इसी प्रकार यौनारंभ के समय कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इनके बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल इनके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। कल के वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।